फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में 3 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। 4th नंबर पॉइंट आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला नंबर है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ एकदम सेम मिलता जुलता है थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि दो मास है और दो मास का बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी m1 m2/r²। उसी तरह कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के लिए बताए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए था? दो मास के लिए। यहाँ पे किस चीज के लिए है? दो चार्ज के लिए है। तो जैसे एक चार्ज ले लिए Q1 और एक चार्ज ले लिए Q2, इसके बीच का डिस्टेंस है R। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे चार्ज के लिए है। जब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा k। वहाँ पे कांस्टेंट क्या आता था? g, कैपिटल G। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या? r²। तो यही हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। F इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। Q1 Q2 चार्ज है और R डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ना एक पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? U से। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/R, ठीक है। ये किसके लिए बता रहे हैं? चार्ज के लिए। पहले जो तुम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का चाहे फोर्स का फॉर्मूला, वो किसके लिए पढ़े थे? मास के लिए पढ़े थे। यहाँ पे किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आ गया? K इंटू Q1 इंटू Q2/R, है ना। देखो भाई, एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, हीट बोलो, बात सेम है। सबका यूनिट भी जूल होता है। तो यहाँ पे हम ना वर्क का फॉर्मूला लिख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2/r²। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट R है, ठीक। तो R से R कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? वर्क इक्वल टू K Q1 Q2/R, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू K Q1 Q2/R आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू भी यही आ जाएगा, K Q1 Q2/R हो जाएगा, ठीक है। तो इतना में सिर्फ ये बात दिमाग में रखना है कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F का फॉर्मूला क्या? तो K Q1 Q2/R²। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं? U से। U इज इक्वल टू क्या? K Q1 Q2/R। क्लियर? ये दिमाग में रखना। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट पार्ट में देखे कूलम्ब्स लॉ, ठीक। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो, इसमें क्या होता है कि चार्ज Q रेस्ट पे रहता है और V पोटेंशियल डिफरेंस मारते हैं। चार्ज Q रेस्ट पे रहता है और इस पे मारते हैं क्या? V पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू V। ऐसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है ना, लेकिन वहां पे m क्या है? मास। पहले ही बोल दिए यार, वो सब जो तुम लोग जानते हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, वो सब मास के लिए था। यहाँ पे सब चीज किसके लिए पढ़ रहे हैं? चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज Q रेस्ट पे है और V पोटेंशियल डिफरेंस मार रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू V आ जाएगा। Q इंटू V आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है।
ठीक, जो कि रेस्ट पे है, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल भी लिख रहे हैं, स्मॉल भी लिखते हैं ना तो वेलोसिटी हो जाता, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू भी हो गया। अच्छा, इसका यूनिट अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो चार्ज का क्या आता है, कोलम्ब, आप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे ना चार्ज जो रखा जाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में रखा जाएगा, तो चार्ज का इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो इसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे यूनिट को क्या हो जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी, फुल फॉर्म लिख दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ऐसे अगर मेन यूनिट देखा जाए, ऐसा यूनिट देखा जाए तो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। और तुम निकाल के बैठे रहोगे क्या चीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चार्ज अगर ई के टर्म में पुट कर दिया, जैसे अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल्स का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, 2, है ना। अल्फा पार्टिकल्स मतलब दिल में क्या आया, हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो रिलेटिव चार्ज भी 2 हो गया, तो 2e बोल दिए, है ना। तो इसका मतलब ई के टर्म में बोल दिए, प्रोटॉन का चार्ज ई के टर्म में बोल दिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई के टर्म में बोल दिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में डाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल होता है, याद रखना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल, ये याद रखना होगा। याद रहेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा ना, अगर जूल में उसको करना है, बस इतना से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट पार्ट में पढ़े कोलम्स लॉ, सेकेंड पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या देख रहे हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में देखो क्या होता है, साइज बोलो रेडियस बोलो बात सेम है, क्योंकि देखो अगर रेडियस छोटा तो साइज छोटा, रेडियस बड़ा तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो साइज रेडियस बात सेम है, ठीक है। तो रदरफोर्ड बताएं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है ना, प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास का। किसका प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और क्यूब रूट मतलब 1/3। जब यही प्रोपोर्शन हटा ना भाई, तो आर न्यूक्लियस इक्वल टू आ गया R0 इंटू ए पे पावर 1/3, 1/3, है ना। तो आर न्यूक्लियस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, R0 इंटू ए पे पावर 1/3। तो कभी भी साइज ऑफ न्यूक्लियस आए ना, दिल में आ जाना चाहिए आर न्यूक्लियस। आर न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या, R0 इंटू ए पे पावर 1/3। अच्छा, यहाँ पे R0 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू याद रखना होगा 1.33 इंटू 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर, 1.33 इंटू 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर। और एटॉमिक मास तो जो एटम दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके एटॉमिक मास पुट कर दोगे तुम, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। जानते होगे कि एटॉमिक मास को ही मास नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन में मास नंबर लिखा रहे तो टेंशन नहीं लेना है, वही एटॉमिक मास डाल देना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दिया रहे वही एटॉमिक मास डाल देना है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े होगे जानते होगे, एटॉमिक मास को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी 4 नंबर में ही है, उसी का फोर्थ पार्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है समझो। देखो यहां पे अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स जो कि कहां से निकलता है, रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलता है। और इधर में कोई एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, जिसका चार्ज क्या होगा, Ze होगा, क्या होगा, Ze होगा। कैसे Ze, जैसे हाइड्रोजन अगर रहेगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो 1e सीधे E। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, तो 2e। लिथियम तो 3, 3e।
तो यही बोले हैं चार्ज जेड ई। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो ये कोई भी एटम का न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या ले लिए? जेड ई ले लिए। और ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का मास क्या है? एम अल्फा। और वेलोसिटी क्या है? भी इनिशियल। इसका मास जो है क्या है? ये यहाँ से मूव करके आ रहा है, ठीक है। इसका मास क्या है? एम अल्फा। और वेलोसिटी भी, स्मॉल भी लिखे हैं, आई, तब भी इनिशियल। और मास है एम अल्फा, यहाँ पे लिख देते हैं एम अल्फा, ये मास है, ठीक। अभी अल्फा पार्टिकल्स आया, हेड ऑन कोलिजन किया। हेड ऑन कोलिजन मतलब एकदम सामने सामने कोलिजन, टकराना, सामने सामने से टकराया। तो अल्फा पार्टिकल्स आया कहाँ से? रेडियो एक्टिव सोर्स से। ये कोई न्यूक्लियस ऑफ एटम पे एकदम सामने सामने से टकराया, ठीक। अब जब टकराएगा, जब सामने सामने से टकराएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी, पहले जब तो देखो ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी था। और जैसा ही टकराएगा, तो टकराने के बाद उड़ेगा थोड़ा, कम ज्यादा ये अलग मैटर है। कोई भी चीज जब सीधे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, कोई चीज से टकराओगे ना, तो हल्का सा उड़ोगे। सबसे अच्छा देखना हो तो जैसे मान लो हाईवे पे ट्रक वगैरह आ रहा है, खूब स्पीड में ट्रक आ रहा है, इधर से कोई आदमी साइकिल से गया गया गया, अभी उसमें काइनेटिक एनर्जी है, चलाते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जैसे ही एकदम टकराया एकदम सामने से जाके बीच में, वो भी स्पीड कह ले, ये भी साइकिल से गया एकदम बीचों बीच की, नई नई साइड होंगे, साइकिल है तो क्या हुआ, एकदम बीचों बीच जाएंगे, गया गया गया, टकराया जोर से, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा उड़ेगा। साउथ मूवी में देखते हो कि खूब ज्यादा ही उड़ा देता होगा, एक्चुअल में उतना ज्यादा नहीं उड़ता है, लेकिन हाँ उड़ता है, ठीक है ना। तो उड़ेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस ऑफ एटम पे मारोगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ डिस्टेंस पे आके गिर जाएगा यहाँ पे। मतलब इसको जाना था यहाँ, टकराया यहाँ, हल्का सा पीछे आके गिर गया। इसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, महसूस करो, जहां पे जाना था उससे हल्का सा पीछे आके टकरा के गिर गए, तो उसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। तो देखो भाई, अल्फा पार्टिकल्स यहां से चला था, ए पॉइंट से चला था, ठीक है। और इसको आना कहाँ था? बी पॉइंट पे आना था। और ये चला कहाँ गया? सी पॉइंट पे चला गया, ठीक। यही बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर मिनिमम बोलते हैं। आर मिनिमम बोलते हैं, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। समझ में आया? कोई कोई क्या करता है कि इसको थोड़ा और पीछे बना लेता है, ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा पीछे बनाए हैं, इतना ज़्यादा भी पीछे नहीं आएगा, ये तो जूम करके दिखाने के लिए बनाए हैं। अब कोई कोई एकदम यहीं पे ले आता है। देखो तुम ही सोचो, अगर घर से निकले साइकिल लेके, और आधा रास्ता पे, जैसे कहीं पे मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आधा रास्ता पे कोई चीज़ से टकराए, तो टकराए तो एकदम फिर आधा रास्ता पे एकदम घर से जब जहाँ से आए हो उसके आधा रास्ता पे जाके थोड़ा ना गिरोगे, जहाँ टकराओगे उससे हल्का सा पीछे होके गिरोगे, एकदम थोड़ा सा पीछे होके गिरोगे, है ना। तो उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। मान लो कि एकदम नजदीक में यहाँ जाना था, यहीं पे टकरा गए, तो उसी जगह थोड़ा गिरेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बहुत पीछे मत लाना, ये बनाते समय हल्का ही सा पीछे, जैसे हम किए वैसे ही लाना। ये भी काफी ज्यादा है, उतना भी पीछे नहीं आएगा एक्चुअल में भी, है ना। चलो, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या समझे इसका कंसेप्ट? कि अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स से निकला, ये कोई न्यूक्लियस ऑफ एटम से जाके टकराया, हेड ऑन कोलिजन किया, तो इसका अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचा। इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। दिमाग में डाल लो, ये डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, बस खाली फ्रेम कर लो, जरूरी भी नहीं है डिफिनेशन का, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कोई पूछे तो बता सके क्लियर कट, क्या बोलेंगे? कि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस ऑफ एटम से हेड ऑन कोलिजन करेगा, तो इसका इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके मिनिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल्स निकला कहां से था? ए से, गया कहां पे? सी पे। कहां पे गया? सी पे गया, ठीक है। तो इसी पे अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन पॉइंट ए एंड सी।
ए और सी पे अप्लाई कर दिए कंजर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही था, फाइनल पॉइंट ये है, तो यही दोनों पे अप्लाई कर दिए। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है, ये भी अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट ए और सी पे, तो क्या देखेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। सही बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब यही ना कि जितना एनर्जी पॉइंट ए पे होगा उतना ही एनर्जी पॉइंट सी पे है। अच्छा, टोटल एनर्जी में क्या क्या चीज आएगा, तो एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, सीधे सीधे जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद उड़ रहा था पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी में तो यही दोनों आएगा। फिर उसी तरह टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक, अच्छा पहले स्टार्टिंग में पॉइंट ए पे तो एकदम बेचारा अच्छे से जा रहा था, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे मास था उसका एम अल्फा, वेलोसिटी था भी इनिशियल, तो क्या था यहाँ पे हाफ एम अल्फा भी इनिशियल का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, अरे ये तो सीधे सीधे जा रहा था ना, उड़ थोड़ा ना रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था पॉइंट ए पे। अब पॉइंट सी का देख लो, पॉइंट सी का देखोगे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। क्या बोले थे अभी कि जब अल्फा पार्टिकल्स रेडियोएक्टिव सोर्स से निकला और न्यूक्लियस ऑफ एटम से टकराया तो इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अभी जो ये काइनेटिक एनर्जी है बाद में तो ये उड़ने लगा जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, चार्ज है ना अल्फा पार्टिकल्स, न्यूक्लियस ऑफ एटम चार्ज से टकराया ना, तो चार्ज वाला फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस क्या है R, तो R मिनिमम लिख दिए। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, मतलब R मिनिमम ही निकालना है। तो ये हाफ एम अल्फा भी इनिशियल स्क्वायर प्लस जीरो, जाहिर सी बात है हाफ एम अल्फा भी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, इधर में के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम हो जाएगा। अगर आर मिनिमम को अकेले करोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू Q1 का वैल्यू भी पुट कर दो, Q1 मतलब इसका चार्ज अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है 2e, क्या होता है 2e, अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम, हीलियम का चार्ज 2e इंटू Q2 मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम का चार्ज Ze, आप बाई आर मिनिमम इधर लाए हैं, अरे ये जीरो को दिल में खत्म करो, तो हाफ एम अल्फा भी इनिशियल स्क्वायर, इधर में के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम को इधर लाओगे तो के Q1 Q2 बाई हाफ एम अल्फा भी इनिशियल स्क्वायर, हाफ एम अल्फा भी इनिशियल स्क्वायर को वापस समेट दो, इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख दो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख दो। यही फॉर्मूला हो गया आर मिनिमम का, है ना। तो आर मिनिमम इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू 2e इंटू Ze बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अच्छा ई क्या है यहाँ पे भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लिखने का कोई मतलब नहीं है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पीछे याद किए हुए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो माइनस लग जाएगा पीछे में, मैग्नीट्यूड बोल दिए हैं अभी, है ना। यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई आई मतलब कहते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हमेशा ई रखना जूल में, क्या चीज में रखना, जूल में, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहे ना तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में रखोगे ना, तो उससे क्या होगा कि देखो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, जेड रखोगे ई रखोगे, इसको जूल में रखोगे तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब आर मिनिमम जो आएगा वो मीटर में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कोई और यूनिट पुट कर दिए तो ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में जब पुट करोगे तभी तो ऐसा यूनिट में आएगा, तो ये जूल में रखोगे। ठीक है, अब बात है याद करने वाला क्या क्या है इसमें। एक तो देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डिफिनेशन दिमाग में रखना कि जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस ऑफ एटम से टकराता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। हो गया।
उसके बाद हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और मिनिमम डिस्टेंस पे जाके गिरता है, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। दूसरा बात, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो आर मिनिमम से डिनोट करते हैं। एक के बार यहाँ आर मिनिमम इक्वल टू क्या, तो के इंटू टू ई इंटू जेड ई बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ई पता होना चाहिए कि क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है ना। काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल का यूनिट क्या चीज में डालेंगे, जूल में डालेंगे, ताकि ये क्या चीज में निकले, मीटर में निकले। बस ई नहीं कि डेरिवेशन याद करने लगेंगे बाद में, डेरिवेशन समझने के लिए था, समझ लेंगे एक बार, याद सिर्फ ये रखेंगे। तो ये हो गया पूरा फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम खत्म। फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में टोटल कितना पर है, 4 पर है, 3 लास्ट क्लास में, एक अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का 4 पार्ट पर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला नंबर में क्या पर है, कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ में 2 फार्मूला, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में पर है काइनेटिक एनर्जी। जब चार्ज क्यू रेस्ट पे रहता है, भी पोटेंशियल डिफरेंस मारते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू इंटू भी आ जाता है ना। तीसरा फार्मूला साइज ऑफ न्यूक्लियस, आर न्यूक्लियस। आर न्यूक्लियस का फार्मूला आर नॉट इंटू ए पे पावर 1/3, आर नॉट का वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है ना। और चौथा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको डिनोट कैसे करेंगे, आर मिनिमम से। आर मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टू ई इंटू जे डी बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो थोड़ा सा इतना पे पॉज करके जो जो अभी पढ़े हैं वो सबका एक बार फार्मूला रिकॉल कर लो थोड़ा सा कुछ टाइम में, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे यही सब पॉइंट का, तो क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, है ना। तो क्या किया हुआ है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना है कब, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट मार रहे हैं। बस जैसे ही ये बात बताया ना कि कोई चार्ज रेस्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस मारो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, क्यू इंटू भी। तो क्या लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी। क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी, है ना। अच्छा, चार्ज क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड ले लो, तो ई क्या, ई, तो 1e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 ई भी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इंटू भी, उससे क्या आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बाय द वे अभी तो कुछ नहीं बोल रहा है कि जूल में करो, ये करो करो, अगर ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, डायरेक्टली यही टिक कर देंगे। अगर बाय द वे अगर जूल में बोलता करने के लिए तो ठीक है, क्या कर देते हैं 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जूल में हो जाता फिर, है ना। तो अभी नहीं बोले हुआ है तो इसलिए इतना ही पे हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या देखे, कभी भी देखो ना कि चार्ज क्यू रेस्ट पे है, भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे, लगा दो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बनाओगे पहले, उसके बाद ही देखना, ठीक है। पॉज करके अपने से बना लो, फिर देखना इधर। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना, 20 वोल्ट। फिर वही बात है, प्रोटॉन यहाँ पे है रेस्ट पे और पोटेंशियल डिफरेंस 20 मार रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू भी। क्यू क्या हो जाएगा 1e, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा दोनों का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई के मन में अगर ये आ रहा हो कि सर आप मैग्नीट्यूड ही क्यों ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसका सिंपल सोचना कि एनर्जी कभी निगेटिव में नहीं आता है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में करना होता तो क्या कर देते, 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब आ जाता है जूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पॉज करके बना लोगे अपने, उसके बाद देखोगे इधर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी चार्ज है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए वोल्टेज ऑफ कितना 5 वोल्ट। फॉर्मूला पहले लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी। अल्फा पार्टिकल्स मतलब दिल में आया हीलियम, हीलियम का रिलेटिव चार्ज 2, तो क्या हो जाएगा 2e। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट, तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके देखो, पढ़ो, बनाओ।
कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या इस देखो पिछला वाला क्वेश्चन से मैं क्या कर रहा था, रेस्ट पे था तो उस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मारा था। इसमें ऑलरेडी इनिशियल है ना, और फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है। बन जाएगा, पॉज करके देखो अच्छे से, अगर सोच लोगे ठीक से कि क्या बोल रहा है तो बना लोगे, बना ही लो, उसके बाद देखना गलत सही अलग मैटर है, गलत होगा काटेंगे फिर लिखेंगे, है ना। तो देखो भाई अभी तक क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सीधे सीधे क्यू इंटू भी लगा देते थे, निकल जाता था। यहाँ पे क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, उस समय रेस्ट पे था तो जीरो था, और उस समय से पोटेंशियल डिफरेंस मारते थे क्यू इंटू भी। यहाँ पे ना क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप प्लस, और उसके बाद उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट मारे तो क्यू इंटू भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कोई चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, और उसमें जब पोटेंशियल डिफरेंस मारेंगे तो जुड़ ना जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का थी क्यू इंटू भी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना दिया हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और चार्ज क्यू, तो पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या 2e। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, है ना, तो क्या हो जाएगा, ई हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई का अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा तो सही, अदरवाइज गलत, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो ये क्वेश्चन को, पढ़ो और बना के देखो। बनने का बहुत कम चांस है लेकिन बना के देखो, अगर आ जाए आंसर तो बहुत अच्छा बात है ना, नहीं आए तो फिर देखना ही था, ठीक है। एक बार लेकिन गिवन वुमेन लिख के फार्मूला वगैरह लगा के फुटपाट करके देखो, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक जाओ, उसके बाद देख लेना फिर इधर। तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 25 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिंग स्कैटर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। तो एक तो देखो ये एनर्जी दिया हुआ है और दूसरा एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है कितना 80। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी, अरे सर कैसे पता चल गया आपको काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी बोले हुआ है आप काइनेटिक एनर्जी लिख दिए। अरे यार तुमसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है, आर मिनिमम का फॉर्मूला में एनर्जी आता है कि काइनेटिक एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी तो लिख दिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एटॉमिक नंबर मतलब जेड दिया हुआ है 80, ये दो गो चीज दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब आर मिनिमम पूछ रहा है। आर मिनिमम इक्वल टू के इंटू 2e इंटू जेड ई बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अभी अभी फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, है ना। तो के का वैल्यू कितना डाल देंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू ई क्या बताएं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। अरे ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इंटू जेड, जेड एटॉमिक नंबर कितना है 80 इंटू फिर ई है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁶, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है ना, इसको क्या चीज में कर लेना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो जूल में करना होता है ना। अभी तो लिखे थे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या चीज में रखो, जूल में रखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई अगर इतना अप्रोच नहीं कर पा रहे थे अब लगा अरे हाँ समझ में आया, तो वो क्या करो कि इतना लिख के और कोशिश करो कि आंसर निकाल लेने का, इतना पे पॉज करके कोशिश करो कि सॉल्व करके आंसर निकाल लेने का। अगर मैथ ठीक ठाक है तो, बहुत ज़्यादा ठीक का भी जरूरी नहीं है, हल्का सा भी ठीक है तो हो सकता है, तो पॉज करके आगे बना सकते हो, उसके बाद इधर देख सकते हो। और लग रहा है कि ना पूरा सपाचट है तब फिर देख लो इधर, ठीक है। ऐसे है ही जी, देखो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे है ऊपर में भी है, तो क्या करेंगे काट देंगे, चलो ठीक है। और कुछ कट कुट करने वाला अगर मिले तो काट सकते हो, 5 से ही 5 हो गया, अब 5 से ही 16 हो गया, ठीक है।
और कुछ काट कुट करने वाला नहीं दिख रहा है, कुछ काट कुट करने वाला, तो 5 ऐसा ही रहने दो। अच्छा, ये ऊपर में 16 और 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, एक डिजिट पीछे डिसिमल है तो 25.6, तो 16 और 16 256, तो 25.6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, तो 9 टू जार कितना हो गया 18, तो 25.6 इंटू 18 कर दे मल्टीप्लाई, 25.6 इंटू 18, 18 6 जार 108, 10 बचा, 18 5 जार 90 और 10 100, फिर 10 बचा, 18 2 जार 36 और 10 46, एक डिजिट पीछे डिसिमल तो एक डिजिट पीछे डिसिमल, तो क्या आ गया 16 में 1.6 से कर दिए, फिर 9 में 2 से कर दिए, फिर पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया 460.8 आ गया। ठीक है, और नीचे में कितना बचा हुआ है भाई 5 बचा हुआ है। चलो, तो इस टाइप का जो भी है इस सब का काम हम लोग कर दिए। अब 10 वाला का काम कर देते हैं, 10 पे पावर वाला का, है ना। तो 10 पे पावर वाला का अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 9 है और यहाँ पे -19 है, तो 9 अब -19 क्या हो जाएगा -10, -10। चलो, और कुछ नहीं ना है ऊपर में, 10 पे पावर नहीं है। अब नीचे में 6 है तो ऊपर जाएगा तो -6, तो -10 आ गया था, अब -6 कितना आ जाएगा -16, तो 10 पे पावर -16। देख लो, ये पूरा ये सब टाइप का जो भी है ये सबको एक साथ काम कर दिए, और 10 पे पावर वाला को एक साथ काम कर दिए। चलो, अब इसको 5 से करोगे डिवाइड, तो 5 9 जार 45, 10 बचा, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 30 बचा, तो ये हो गया इंटू 10 पे पावर -16। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है, इतना पे नहीं छोड़ना है, 1 से 10 के बीच में कर देना होता है ना। तो 9.216, 2 भी लिख सकते हो, 216 भी लिख सकते हो। तो पॉइंट यहाँ ले आए तो इंटू 10 करना होगा, तो 10 मतलब 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर -16 कितना 10 पे पावर -15। यूनिट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का यूनिट क्या आ जाएगा मीटर, तो 9.2 इंटू 10 पे पावर -15 आंसर हो गया। कोई बच्चा अगर 9.216 लिखता है बिल्कुल गलत नहीं, वो तो और एग्जैक्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं रहना चाहिए कि डिसिमल के बाद 25 डिजिट तक लिख रहे हो। थोड़ा सा ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, काफ़ी है इतना एक डिजिट डिसिमल के बाद। चलो ठीक है, तो फाइनली इसका क्या आ गया 9.2 इंटू 10 पे पावर -15 मीटर। समझ में आया होगा सॉल्विंग। जिन लोगों को सॉल्विंग में परेशानी होगा तो सॉल्विंग कैसे दूर होता है, इसका परेशानी कैसे ठीक होता है, तो यही कि जैसे अभी एक बार सीख लिए, अब फिर क्या करेंगे कि ये तो कोई कॉपी में लिखे होंगे फेयर कॉपी में, तो अब क्या करेंगे कि रफ कॉपी से इसको आंसर को कवर कर देंगे, खाली क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देख के अपने से पढ़ के गिवन लिखेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही मेथड होता है न्यूमेरिकल ठीक होने का। बोलता बहुत बच्चा है कि हमारा न्यूमेरिकल ढीला है ढीला है ढीला है, अब मेहनत नहीं करता है। स्टेप यही होता है, कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है मार्केट में कि चूरन वूरन चाट लोगे, हाँ कोई चॉकलेट खा लोगे, बस उससे एकदम पूरा एकदम ठीक हो जाएगा न्यूमेरिकल। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस जो करता है उसका ठीक हो जाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसको ई देख के धुआं निकलने लगता है सब तरह से, फिर कहाँ वो सॉल्व करने जाएगा, छोड़ देगा इतना पे, है ना। इसमें कैलकुलेटरों कैसे मारोगे जी, 10 पे पावर वाला में कैसे कैलकुलेटर मारोगे जब तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो उसीलिए क्या करना है, सॉल्विंग वाला अगर किसी को दिक्कत लगता है तो उसका यही तरीका है कि रफ कॉपी में क्वेश्चन देख के गिवन लिखे। अभी हम बताए हैं तुमको ना कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, फार्मूला लगा दिए, हम बताएं तो तुमको इजी लग रहा है। तुम जब अपने 1 2 बार बनाओगे तो अच्छा लगेगा, तुम अपने बनाने लगोगे, और नहीं अगर 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुमको इजी इजी इजी, लेकिन जब अपने दे दिया जाएगा तो तुम बना भी नहीं पाओगे, टफ 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 हो जाएगा। तो यही चीज होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 64। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पॉज करके बनाओ अपने से, बहुत इजी है। अरे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला लिखवाए है ना यार, पुट करो बना दो, बहुत इजी है ना। उसके बाद देखना इधर क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला आर न्यूक्लियस इक्वल टू R0 इंटू ए पे पावर 1/3, है ना। तो R0 का वैल्यू बताए हैं 1.33 इंटू 10 पे पावर -13 इंटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 64, तो 64 पे पावर 1/3, है ना। तो 1.33 इंटू 10 पे पावर -13 और 64 पे पावर 1/3 मतलब
4 आ जाएगा ना, 4 पे पावर 1/3, 4 पे पावर 3 इंटू 1/3 तक 4 आ जाएगा। अरे सीधे 64 का क्यूब रूट निकालना है तो 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 या 12 1, 4 3 या 12 1 13 1, 4 या 4 1 5, तो 5.32 इंटू 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर। बोलो सर पिछलका वाला में मीटर लिखे थे, इस वाले में सेंटीमीटर लिख रहा है। अरे यार तुम वैल्यू याद किए हुए आर नॉट का सेंटीमीटर में, तो जब ये सेंटीमीटर में रखोगे तो ओवरऑल तुमको मीटर में कैसे आ जाएगा जी, सेंटीमीटर में ही आएगा। पिछले वाले में सब अपना ऐसा यूनिट में डाले थे, तो जाहिर सी बात है क्या मीटर में आएगा, तो लिख दिए। ठीक है भाई, चलो ये हो गया पूरा क्वेश्चन इसका, है ना, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से जितना भी रिलेटेड था। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। फिर आगे दूसरा साइंटिस्ट पे जाएंगे। ड्रॉबैक इसलिए पढ़ है ना, बुराई इसलिए निकाला जाता है कि फिर दूसरा पे जाने का मन रहता है, तो दूसरा साइंटिस्ट पे जाएंगे। तो पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का ड्रॉबैक क्या है? पहला नंबर इसका ड्रॉबैक है, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बोले थे, कौन नाम के? मैक्सवेल नाम के, हाँ। तो वो बोले थे कि जितना भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स है जब मूव करेगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, एनर्जी धीरे धीरे घटेगा। और जब एनर्जी घटेगा तो ऐसे ही में ये रदरफोर्ड क्या बोले हुए थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल से जोड़ के देखा गया कि जब बहुत ही स्पीड में रिवॉल्व करता है मतलब इसका एनर्जी घटेगा, और जब एनर्जी घटेगा तो ये कुछ देर बाद क्या होगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, धीरे 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 न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो यही इसका ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का। मैक्सवेल क्या बोले थे कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल जो होता है उसका एनर्जी धीरे धीरे घटता है, और ये भी बोले थे कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट में मूव करता है, तो जब फास्ट मूव करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा। एनर्जी जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा होगा जब ऑर्बिट से गिर के न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो फिर एटम कहाँ बना रह जाएगा जी। तो ये ड्रॉबैक आ गया। तो पहला नंबर ड्रॉबैक यही है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, every accelerated charged particles must emit radiation in the form of electromagnetic wave and losses its कथी एनर्जी। मतलब जितना भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होता है सब अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। जब कोई बहुत तेजी में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो जाहिर सी बात है उसका एनर्जी घटेगा। तुम सिंपली ना सुबह में उठो, ग्राउंड में चले जाओ दौड़ने, जब ग्राउंड में चले जाओ दौड़ने, जब नया नया आदमी जब दौड़ना स्टार्ट करता है ना तो खूब तेजी से दौड़ेगा, खूब तेजी, आज 3 राउंड मार के आना है जाके एकदम खूब तेजी से दौड़ने लगेगा। अब जैसे ही 1 राउंड मारेगा खूब तेजी से धुआं निकल जाएगा। उसीलिए जिसको जब लंबा दूरी तय करना होता है तो वो कांस्टेंट वे में धीरे धीरे तय करता है, जिसको छोटा दूरी तय करना होता है वो एक के बार ऐसा नाचेगा ना कि तंगा में बेहोश होकर गिर जाए। तो नहीं, कांस्टेंट वे में पढ़ाई भी ऐसा ही करना है, डेली कांस्टेंट वे में आगे बढ़ते रहना है तो अच्छा रहता है। हम 5 दिन सेल्फ स्टडी नहीं किए, 6 दिन सेल्फ स्टडी नहीं किए, एक दिन बैठ गए 6-7 घंटा पूरा का फेयर करने लगे, फेयर करके सोचने लगे बाप रे हम तो मोहल्ला में पूरा बम है, हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये वो। तुम एकदम भकलोल हो कि तुम 6 दिन 7 दिन तक सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, उसके बाद तुम देख रहे हो और इतना खुश हो रहे हो। तो कॉन्स्टेंटली करते रहने का बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई यहाँ पे मैक्सवेल भी बोले कि बहुत जब एक्सेलरेटेड फास्ट मूविंग पार्टिकल्स रहेगा तो वो क्या करेगा कि उसका एनर्जी घटेगा। और रदरफोर्ड तो बोले ही हुए थे कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट में रिवॉल्व करता है। तो फिर देखो, लॉसेज इज एनर्जी सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो तेजी से दौड़ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप ऑन डिक्रीजिंग, घटेगा। तो सो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट should also decreases and ultimately electron should fall in the nucleus। इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लैंग्वेज नहीं रटना है, कंसेप्ट दिमाग में रख लेना है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, वो बोले थे कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का एनर्जी घटता है। बैठाओ दिमाग में, इतना बोलो जो बोले हैं, अभी बोला है नहीं हो रहा है, बैक करके देख लो पीछे फिर बोलो। मैक्सवेल बोले थे कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स का एनर्जी घटता है, तो इलेक्ट्रॉन भी फास्ट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एनर्जी घटेगा। एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस के पास गिर जाएगा। ये तो ड्रॉबैक है।
चलिए पहला नंबर ड्रॉबैक हो गया। दूसरा नंबर कि ये रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे रेडियस कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व, ये सब बोर बताए बाद में, है ना, रदरफोर्ड नहीं बता पाए। रेडियस कितना होगा, इसका एनर्जी कितना होगा, अगर इस पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एनर्जी कितना होगा, ये सब बात नहीं बता पाए। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए, ये दूसरा नंबर ड्रॉबैक है। तो क्या हो गया सेकेंड में, इट कांट से एनीथिंग, इट कांट से अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, that is how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energy of these electrons। तो यही दो ड्रॉबैक दिमाग में रखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। चलो अच्छे से इतना पढ़ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, है ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।